एविएशन इंडस्ट्री में आई, इनका एक अपना एक और है, और ड्रामा इंडस्ट्री छोड़ना, तो ये लोग डिफरेंट लगे, ये फील्ड डिफरेंट लगी आपको? जब एविएशन ज्वाइन की थी तो एक्सेप्टेंस नहीं थी। आप भी कुछ अर्सा अकेली रही थी? सारा दिन बेहोश थी और मुझे पता ही नहीं था कि मतलब क्या चल रहा है जिंदगी में। दोस्तों से मिलना, डिस्कस करना, शेयरिंग करना कितना ज़रूरी है? मैंने बाहर जाना है तो मैं अकेले कैसे जाऊंगी, दोस्त बहुत कम है। ये जो सोशल मीडिया की लाइफ है ना, वो बड़ी डिफरेंट लाइफ है। दूसरों को देखकर आपकी जो अपनी अच्छी लाइफ चल रही है ना, उसे एक तो खराब ना करें। आप एक अपार्टमेंट में रहती थी, वो बड़ा हॉन्टेड सा था और बड़े पैरानॉर्मल एक्टिविटीज थी वहाँ पे। मुझे ना यहाँ पास जैसे पायल की आवाज़ होती है ना, मैंने कंफर्टर की है, मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी है, मैंने कहा अल्लाह जी आज बचा लें। ड्रामा इंडस्ट्री के और एविएशन इंडस्ट्री के, यानी एज पायलट, पैसों का कितना डिफरेंस? एविएशन में आप बहुत इन्वेस्ट भी करना पड़ता है। पाकिस्तान में इस टाइम अगर आप लाइसेंस लेने जाएं तो आई थिंक आपका 1.25 से 1.5 के बीच में आपको लाइसेंस मिलेगा, क्योंकि अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जियो पॉडकास्ट की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं मुबशर हाशमी। जियो पॉडकास्ट में हम मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़, क्रिकेटर्स, एक्टर्स, म्यूजिशियन से आपकी मुलाकात करवाते हैं, लेकिन आज तक हमने आपकी किसी पायलट से मुलाकात नहीं करवाई, वो भी पॉडकास्ट में। और वो पायलट जो कि एक मारूफ एक्ट्रेस भी रही हैं। कुछ अरसा पहले उन्होंने ड्रामा इंडस्ट्री छोड़ दी, लेकिन अब वो बाज़ाब्ता तौर पर उनको कहा जा सकता है, बड़े अरसे से वो ट्रेनिंग करी थी, बड़े उनके एग्ज़ाम्स थे वो उन्होंने पास किए, और अब वो बाकायदा एक पायलट हैं। और काफ़ी अरसे से वो एक सिलसिला जो ट्रेनिंग का था वो अब प्रोफेशनल लाइफ में आ गई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वो अदाकारा जिन्होंने अभी रिसेंटली तरके वफ़ा, इंतहा जैसे ड्रामे किए। उनका बला नाम से ड्रामा बहुत हिट हुआ था। मेरी गुड़िया जो चाइल्ड अब्यूज़ पे बना था वो बहुत अच्छा गया था। रिश्ते बिकते हैं, बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है। और ड्रामा इंडस्ट्री क्यों छोड़ दी? क्या पायलट बनना उनका ज़्यादा पैशन था, या एक्ट्रेस बनने का जो ख्वाब था वो पूरा हो गया था? हमारे साथ मौजूद हैं अम्मारा सईद चौधरी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं अम्मारा? मैं ठीक ठाक, आप बताएं? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला। थैंक यू सो मच कैसी फॉर हैं आप? इनवाइटिंग मी। बहुत शुक्रिया। क्या कर रही हैं आजकल? एक्टिंग तो छोड़ दी आपने, पायलट बनने का आपका जो इतने अरसे से ड्रीम था और जो आप कर भी रही थी, प्रोफेशनली ट्रेनिंग कर रही थी, अब वो बाकायदा अब आप एक पायलट है। आई गॉट माई लाइसेंस इन 24 और बस उसके बाद अब आजकल मैं कुछ एग्जाम्स दे रही हूँ ATPL के। दैट्स बेसिकली फॉर आप अपग्रेड होते हैं फॉर कैप्टेंसी एंड जैसे मतलब कुछ जगहों पर इट्स रिक्वायरमेंट कि आप जो है जो आपका फ्रोजन ATPL है आपके पास होना चाहिए फर्स्ट ऑफिसर के पास। देयर आर सो मेनी थिंग्स। मैं फुली इन्वेस्टेड हूँ अभी एविएशन के अंदर, और बस मैं चाहती हूँ कि जल्दी से कोई एयरलाइन ज्वाइन कर लूँ। ज़बरदस्त। और मेरे लिए ये पॉडकास्ट इसलिए भी आज का बहुत स्पेशल है क्योंकि हम बहुत ख़वातीन से मिलते हैं, बहुत ख़वातीन से हमारा इंटरेक्शन होता है, और बहुत खुशी होती है कि वो अपनी अपनी फील्ड में, अपने अपने करियर में बहुत आगे और बहुत कुछ नया कर रही होती है। लेकिन किसी ऐसी खातून से मिलना और ऐसी यंग लड़की से मिलना जो कि हम जैसा बंदा जहाज़ में ट्रैवल करते हुए हमें हाइट फोबिया हो रहा होता है, हमें डर लग रहा होता है, टर्बुलेंस से डर लग रहा होता है, लेकिन ये आप एक बड़े आपने वो काम किया जो बहुत मर्द नहीं कर पाए, बहुत ख़वातीन तो दूर की बात, आपने बड़ा बहादुरी का काम किया है। तो कैसे ख्याल आया? कोई आपकी फैमिली में एविएशन से था कि जिसने मोटिवेट किया कि नहीं भाई जहाज़ उड़ाने और छा जाना है? नहीं, एक्चुअली मेरा भाई आर्किटेक्ट है, मेरी बहन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो मेरे बाबा को हमेशा से ये होता था कि कोई प्रोफेशनल डिग्री लाजमी होनी चाहिए। आप आज हैं, कल आप अपने बच्चों के साथ नहीं हैं, तो आपके बच्चों को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और अपने लिए खड़े हो सकें वो। तो मेरे बाबा हमेशा से मुझे ये कहते थे। मैंने मास्टर्स किया लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स में, तो आई वॉज समवन कि जो एक बच्चा होता है ना जिसे कहा जाता है कि अच्छा बहन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तुम भी बन जाओ, या आर्किटेक्ट बन जाओ, या ये बन जाओ। मुझे फील होता था कि मतलब ये चीज़ें मैं नहीं कर सकती, मुझे कुछ ऐसा करना है जो कि वाकई जिसे मैं कह सकूं कि ये मेरा पैशन है, या जिस चीज़ से मुझे वाकई मोहब्बत हो। और हमारे यहाँ ना एक बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि हम कहते हैं यार बचपन से मैं ये चाहता था, बचपन से मेरा ये ख्वाब था। ऑनेस्टली मेरा बचपन से ख्वाब नहीं था। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों का आपको विद टाइम पता चलता है, जब आप चीज़ मतलब लाइफ में आगे जाते हैं, आप एक्सप्लोर करते हैं। तो मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ था, तो यू नो आई यूज़ टू ट्रैवल अ लॉट। और अक्सर ये होता था कि आप फ्रंट रो में बैठे हुए हैं तो यू नो कॉकपिट का दरवाज़ा खुलता है और बड़ा वो एक फैसिनेट करता था। तो फिर आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर इट कि बेसिकली है क्या, क्योंकि बहुत सारे दूसरे लोगों की तरह
मुझे भी यही लगता था कि जो एयरफोर्स में लोग होते हैं और पाकिस्तान में शायद कमर्शियल साइड पर ज़्यादा लड़कियां नहीं हैं। तो फिर जब मैंने उस चीज़ के बारे में सर्च करना शुरू किया, मैंने देखा कि वी हैव सम इन PIA एंड हमारी एयरफोर्स में भी हैं। एंड ऑब्वियसली मैंने जब स्टार्ट किया तो मुझे ये था कि मुझे कमर्शियल साइड पर ही आना है। तो फिर मैंने सारा सर्च किया कि ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट कौन से हैं, फ्लाइंग स्कूल्स हमारे जो हैं कौन से हैं, कैसे ट्रेनिंग होती है, कितना टाइम लगता है, तो क्या कॉस्ट है। ये शायद बड़ी मेरी नाकिस मालूमात होंगी, लेकिन इस वक्त कितनी ख़वातीन हैं जो कमर्शियल एविएशन वाली साइड पर हैं? बहुत कम है, बहुत कम है, बट ये है कि आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं। ज़बरदस्त। आई एम सो प्राउड ऑफ दिस थिंग कि जब मैंने मेरी ये चीज़ आई, सोशल मीडिया के ऊपर आई और काफ़ी लोग, मेरे फ्लाइंग स्कूल में बहुत लड़कियों ने ज्वाइन किया और वो बताती थी कि हमने हमारा यहाँ पर होती थी, हमने उनका इंटरव्यू देखा था और ये चीज़, तो मुझे इस चीज़ की खुशी होती है कि जिस चीज़ का मुझे नहीं पता था मैंने उस चीज़ के बारे में सर्च किया एंड सारा इन्फो ली, लोगों को बताया। अब बहुत सारे वो लोग जो वो चीज़ करना चाहते थे उनके लिए एक आसानी पैदा हुई। तो इट्स रियली गुड कि बाहर हम दूसरे मुल्कों में ये चीज़ देखते हैं कि जो मर्द हैं अगर एक परसेंटेज है उनकी, तो वहाँ पे लड़कियाँ भी उसी परसेंटेज से होती है। एक वैलिटी है हर प्रोफेशन में। हमारे यहाँ ये है कि अगर 99% मर्द एक फील्ड में हैं तो शायद 1% होंगी, तो व्हाई नॉट। लेकिन अब आज 2026 है और 2026 में बहुत चीज़ें बदल गई हैं, बिल्कुल बहुत सोच बदल गई है और ऐसी ऐसी फील्ड्स में ख़वातीन नाम रोशन कर रही हैं पाकिस्तान का, जिसमें शायद किसी मर्द ने कभी सोचा भी ना हो। तो हम बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं, आप जैसी ख़वातीन यकीनन बहुत नाम रोशन कर रही हैं पाकिस्तान का। लेकिन इससे पहले कि हम मज़ीद एविएशन के बारे में बात करें, आपकी ट्रेनिंग के बारे में बात करें, एक्टिंग क्यों छोड़ दिया और फिर एक्टिंग में आई क्यों अगर आपने इधर ही आना था? अच्छा, मैं एक्टिंग में आई क्यों? एक्टिंग में मैं इस वजह से आई कि मेरी एक फ्रेंड थी, वो ऑडिशन देने कहीं पर गई एंड आई वाज देयर विद हर। तो उन्होंने कहा कि यार ये ना 2 फ्रेंड्स का है। मैंने कहा मुझे परमिशन ही नहीं मिलेगा, मैं नहीं कर सकती, बिकॉज बाबा बड़े स्ट्रिक्ट थे। तो मैं कहा अगर उन्हें पता चला तो फिर तो हो गया काम। और उस टाइम पढ़ भी रही थी, तो खैर उन्होंने बाद में वो सिलेक्ट नहीं हो सकी फॉर सम रीज़न। मुझे कॉल आ गई और फिर मैंने घर में बात की, तो बाबा तो मेरे 6 मंथ्स तक मेरे बाबा ने मुझसे बात नहीं की थी। अच्छा। यस, बट आई टोल्ड हिम, मैंने कहा कि ये ठीक है, इट्स मोर लाइक कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है और मैं कर रही हूँ, बट ये कुछ करियर नहीं है मेरा, या मैं लाइफ में ये नहीं सोच सकती कि अगले 10 साल तक मैं मीडिया ही करूँगी। एंड दैट वाज द रीज़न कि मैं जो चीज़ चाह रही थी मैं वो ज़रूर ढूंढ रही थी कि मैं लाइफ में क्या चाहती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कर रही थी। और मुझे लगता है अल्लाह ताला रास्ते बनाते हैं। मैं आज जो भी हूँ वो समहाउ उस रास्ते से गुजर के आना, उस स्ट्रगल से गुजर के आना, आप बड़ा मैच्योर होते हो। क्योंकि जब मीडिया ज्वाइन किया था मैं बिल्कुल एक बच्ची थी, लोगों से बात नहीं करती थी, डरती थी। कराची में अभी भी मेरे दोस्त नहीं है। समहाउ आपके अंदर एक चीज़ होती है कि अच्छा इस टाइम के बाद बाहर नहीं जाना। घर में तो हम बात करते हैं कि पेरेंट्स ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं कि ये है ये है ये है, बट बहुत सारी चीज़ें आप खुद कर रहे होते हो। और फिर मुझे लगता है कि जो मैच्योरिटी या जो एक डेडिकेशन मैं अपनी लाइफ में खुद लेकर आई, वो शायद अगर मैं यहाँ ना आती तो ना होता। फिर इतने सारे लोग और नहीं, तो फिर ऑडिशंस कैसे हुए और फिर अब्बा की नाराज़गी कब दूर हुई? क्योंकि आपने तो अच्छा, इतने बड़े ड्रामे भी किए। उस ऑडिशन के बाद फिर खुद ही कॉल्स आती रही और बाबा तो खैर 6 मंथ्स तक नाराज़ रहे। मैंने बहुत मनाया। फिर जब मैंने उनसे बैठ के बात की, मैंने कहा मैं यहाँ पर परमानेंट नहीं हूँ और जब तक ठीक है कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं नहीं करूँगी। उन्होंने कहा ठीक है, फिर मेरी एक शर्त है कि पढ़ाई करनी पड़ेगी। और जिस दिन मुझे लगा कि तुम्हारा कोई एग्ज़ाम ठीक नहीं हुआ या तुम क्लासेस नहीं ले रही हो, तो उस दिन तुम्हारी हर चीज़ ख़त्म, ज़ीरो। तो फिर आई प्रॉमिस्ड हिम। और मुझे लगता है कि माँ बाप वाकई उन्हें हर चीज़ का पता होता है। उन्हें पता होता है कि औलाद जो है ना कल को उसकी बेहतरी किस चीज़ में है। मुझे लगता उस टाइम इतना काम मिल रहा था, इतने हर उस फेज से गुजरे होते हैं जो हमने अभी आगे देखने होते हैं। और वो अपनी औलाद से ज़्यादा कौन बेहतर जान सकता है कि क्या कर रहे हैं, क्या मैं आपको एक बात बताऊँ, देयर वाज अ टाइम कि इतने प्रोजेक्ट्स ऑफर हो रहे थे और मैं करी थी कि मुझे लगा यार क्या करना मास्टर्स करके, छोड़ो। मेरे बाबा ने कहा बेटा वापस आ जाएं आप, मैं आई डोंट केयर कि आपका कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, वापस आएँ। और अब मुझे ये चीज़ फील होती है कि जब मेरे पास डिग्री भी है, साथ मैंने अपना CPL भी लिया और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं तो उसके अंदर अक्सर लिखा होता है कि अच्छा जी इतनी ये चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर उस टाइम मैंने ना किया होता तो आज मैं कहाँ होती। तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ का क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को ही जाता है कि एक तो वो आपका साथ देते हैं, लेकिन उसके साथ जिस तरह से वो गाइड करते हैं, हमें सम टाइम ये लगता है कि नहीं यार इन्हें क्या पता, उनको सब पता होता है। हाँ हम और जो इस वक्त सुन भी रहे हैं
माँ बाप से आप जब गाइडेंस, शायद उनकी उस मामले में उस फील्ड से रिलेटेड नॉलेज ना हो, लेकिन जो उनकी दूरअंदेशी है वो शायद हम फोर्स ही नहीं कर सकते, जो वो देख रहे होते हैं कि ये उसके लिए, हमारी औलाद के लिए क्या बेहतर है। तो हमेशा अपने वालिदैन से गाइडेंस ज़रूर लें। हम शायद पढ़ाई में उनसे आगे निकल जाते हैं, हम शायद करियर में उनसे बहुत आगे निकल गए हो, लेकिन उनके विजन से, उनकी रहनुमाई के बगैर, वालिदैन की रहनुमाई के बगैर हम कुछ भी नहीं है। आपने बात की कि कराची में दोस्त नहीं है, तो आप तो काफ़ी अरसे से कराची में भी रह रही हो, आपका उठना बैठना भी होगा, मीडिया इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री, तो फिर क्या हुआ? ऑब्वियसली मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों से हमारी बात होती है, तो वो आजकल के दौर में पता नहीं क्यों ऐसा है कि वो कहते हैं या तो हमारे दोस्त बहुत कम हो गए या बहुत फिल्टर हो गए या अब कोई दोस्त नहीं रहा। इसकी क्या वजह? अच्छा, मुझे एक तो ये लगता है कि हम बहुत सारे लोगों, जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी ड्रामा के सेट पे हूँ तो बहुत सारे लोग होते हैं, हर कोई एक तो आपका दोस्त नहीं बन सकता। बहुत सारे लोग, मुझे लगता है कि जिनसे मैं बात करती हूँ, मुझे ना इंटेलेक्चुअल लोग चाहिए होते हैं कि जो डिफरेंट बात करें। सारा दिन बैठ के यार एक पानी नहीं आ रहा, खाना नहीं है, यार ये नहीं है, रोते ना रहें। आपकी लाइफ में अगर कुछ ऐसे लोग हैं ना, वो आपको बहुत आगे लेकर जाते हैं, आपको उनसे सीखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप कुछ बातें करेंगे, मैं आप जिस तरह से बात कर रहे हैं मैं कुछ वहाँ से सीख लूँगी, मैं अपनी लाइफ में कुछ बेहतर पॉजिटिव चीज़ लेकर आऊँगी। बट बहुत सारे लोगों का भी मैंने ये भी देखा है कि दे आर जस्ट इनटू कि हम क्या पहन रहे हैं, कौन सा ब्रांड है, क्या मेकअप में आ रहे हैं, हम कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, उनकी लाइफ में सिर्फ यही चल रहा होता है। तो ये जो इंस्टाग्राम पे दोस्तियाँ होती हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स शेयर हो रही होती हैं, टैग हो रहे होते हैं एक दूसरे को, वो सब फिर मुझे लगता है उस ड्रामे की हद तक होता है। वो उस ड्रामे की हद तक होता है। समटाइम वहाँ पर भी लेग पुलिंग चल रही होती है, मुंह पर सब दोस्त हैं, बैठे हुए, इकट्ठे बैठे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन बाद में आपको पता चल रहा होता है कि अच्छा यार यहाँ पर ये हो रहा था। और मुझे इस चीज़ से भी, ठीक है लोगों की इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, बट शायद मैंने ये चीज़ बहुत पहले सीख ली थी कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ आपके लिए लिखी है ना, वो आपसे कोई छीन के नहीं लेकर जा सकता। और जब जैसे जहाँ अल्लाह पाक ने आपको वो चीज़ देनी है ना, आपको मिल जाएगी। ना वक्त से पहले मिलेगी, ना वक्त गुजरेगा तो आपको होगा कि यार वक्त गुजर गया, मुझे मिला नहीं है। तो आई थिंक अगर हम ये चीज़ अपनी लाइफ में ले आए तो बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं। तो और दोस्तों का आपके साथ किसने की? आपको किसी ने ऐसा हुआ कि आपको ड्रामा मिला या कोई कैरेक्टर मिला, लेकिन पता चला नहीं वो किसी और को मिल गया? अभी मैं लास्ट एक सीरियल कर रही थी, इंतहा, मैं नाम नहीं लूँगी। अच्छा, ये होता था कि मेरी मैडम बहुत अच्छा खाना बनाती थी, तो बाकी सब दूसरे शहरों से आए होते थे, तो हमें ये चाहिए, हमें ये खाना, मैं बनवा के ले जाती थी सुबह उनसे। तो मेरे सामने एक हुआ, वो भी न्यू है, लाहौर से आई हैं, तो उन्होंने कहा कि यार मेरे लिए ना आपने ये बनवा के लाना है। मैं लेकर गई, डायरेक्टर को कहती हैं कि सर ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, आपके लिए बनवाएं। एंड मैंने यूँ देखा, मैंने कहा ये क्या था। एंड वैसे सारी दोस्ती है, सब कुछ है, और पीठ पीछे बुराई और ये वो कि यार अच्छा शी इज़ वर्किंग एंड ये तो पायलट भी है। अगर मैं पायलट हूँ, मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने बहुत पढ़ाई की है। अभी जैसे मैं आपको बता रही थी कि ATPL के एग्जाम्स चल रहे हैं, एंड मैं रात को 2-2 बजे तक पढ़ी होती हूँ, चीज़ें चल रही होती हैं। तो हम ना सिर्फ ये देखते हैं समहाउ के लोगों के पास क्या है, उसके पीछे क्या स्ट्रगल है, कितनी मेहनत है। मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं भी निकलूँ, लोगों के साथ बैठूँ, गप्पे मारूँ, या बैठ के किसी दिन मूवी देखूँ, या बैठ के मैगजीन पढ़ूँ। मेरे पास वो टाइम नहीं है। तो अभी इस वक्त आपका चलें टाइम तो नहीं है, लेकिन वैसे कोई दोस्त नहीं है इंडस्ट्री का, या वैसे आम जिंदगी में है? थोड़े से हैं, लेकिन ये है कि बहुत कम मुलाकात होती है, अक्सर शूट वगैरह पर होते हैं। तरके इंतहा में मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले। आई मेट फुरकान कुरैशी, हुनैन, एंड उसके साथ सुबहान, जेनिस थी। ये वो शायद इस तरह भी इसको देखा जा सकता है कि वो दोस्तियां उस पर्टिकुलर टाइम के लिए होती हैं, और फिर उसके बाद फिर वो लोग भी दूसरे सेट पे मूव। हाँ एग्जैक्टली। जो दूसरे दोस्त हैं, रमशा जो है वो मुझे मिली थी थ्रू सोशल मीडिया, बट शी इज़ द वन के मुझे कोई मसला होता है, कोई चीज़ होती है, अगर मैं फ़ोन पिक नहीं करी तो उसे पता होता है कि क्यों पिक नहीं करी। हम मिलते हैं, लाहौर जाते हैं, एक बहुत अच्छी दोस्ती है। देन आई हैव ख्वाला जो कि 15 ईयर से मेरी दोस्त है, बट शी इज़ नॉट इन पाकिस्तान। आपके वो जो यूनिवर्सिटी कॉलेज या इनिशियल डेज के दोस्त होते हैं, बचपन के दोस्त होते हैं, वो बड़ा आपके साथ चलते हैं, और वो शायद वो लोग होते हैं जिनका आपके साथ कोई कंपटीशन नहीं होता। एग्जैक्टली। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या हैं, यानी जिस तरह अगर जैसा सऊदी में मेरे दोस्त हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है मैं क्या करता हूँ क्या नहीं हूँ। वो जब मिलते हैं, बैठते हैं, वो बचपन की बड़े होते हैं। हाँ। यस, और उनकी खुशी होती है आपकी कामयाबी में, और इसी तरह आपकी भी ये सोच होती है।
आपने हुमैरा असगर वाले इंसिडेंट पे भी एक बात की थी कि वो जब बड़ा एक अफसोसनाक इंसिडेंट हुआ था, आप भी कुछ अरसा अकेली रही थी। अच्छा, मेरे साथ ये हुआ था कि आप एक मेरी फ्रेंड है, उन्हें जानते हैं, वो शी इज़ फ्रॉम इस्लामाबाद। अच्छा, उस टाइम मेरी उनसे इतनी दोस्ती नहीं थी और हम एयरपोर्ट पे मिले, शी इनवाइटेड मी 1-2 बार। तो फिर उस टाइम मेरे CPL के एग्ज़ाम चल रहे थे, कमर्शियल पायलट लाइसेंस के। तो मेरा एग्ज़ाम हुआ, उसने मुझे बुलाया, मैं कहा चलो फिर मैं रात को आपकी तरफ ही ठहरूँगी बिकॉज़ लेट नाइट में वापस नहीं आती। लाइक ठीक है आप आ जाएँ। मैं गई हूँ, मूवी देखी हमने, खाना खाया, सो गए। सुबह उठे तो उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। मैं उसे साउथ सिटी लेकर गई इमरजेंसी में। देन पता चला कि कोविड है। फिर थोड़ी सी जब उसकी हालत बेहतर हुई, थोड़ी सी चीज़ें बेहतर हुई, तो फिर मैंने उसे इस्लामाबाद भेज दिया वापस। बट वो जैसे ही गई तो 1-2 दिन के बाद मेरी अपनी तबीयत जो है ना वो काफ़ी डाउन हो गई। एंड एक दिन ऐसा हुआ कि मैं सारा दिन बेहोश थी और मुझे पता ही नहीं था कि मतलब क्या चल रहा है ज़िंदगी में। तो घर वाले कॉल्स करते रहे एंड नीचे उन्होंने जो मेंटेनेंस वाले थे उन्हें कॉल की, ऑनर को कॉल की। तो होता ये था अक्सर बेसिकली कि मैं रात की 3 शूट ख़त्म हो गया, रात की 3 बजे की भी फ़्लाइट है तो मैं निकल के जा रही हूँ। पहले होता था कि 777 लाहौर कराची ऑपरेट करता था, 2-3 ईयर्स पहले की बात है। और फिर ये कि रात को 10 बजे फ़्लाइट है तो मैं चली जाती थी। तो लोगों को ज़्यादा कराची में वैसे भी ये होता है कि साथ वाले अपार्टमेंट में पता नहीं होता कि आप हैं या नहीं तो है, सब इतना बिजी होते हैं। तो वो पूरा दिन मैं बेहोश रही हूँ और जब मैं कहीं उठी हूँ तो मैंने देखा इतनी कॉल्स घर से भी, वो तो मैंने बताया मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कि मुझे भी कोविड हो गया और ये वो। तो मेरे घर वाले बहुत परेशान थे। तो उस टाइम मुझे इस चीज़ की काफ़ी रियलाइजेशन हुई कि यार मतलब ठीक है मैं दूसरों के काम आती हूँ या दूसरों को पूछती हूँ, बट मेरे इस टाइम में कोई भी नहीं है। तो वो थोड़ा सा मुझे फील हुआ। फिर खैर उसके बाद कुछ दोस्त वगैरह भी थे, लोगों को पता चला कि ये वाला इशू था। जब ये चीज़ मैंने टीवी पर बोली एंड ऑलमोस्ट 2 ईयर्स के बाद बोली, तो लोगों को लगा कि शायद ये कहानियाँ बना रही हो, जबकि ये वाकई हुआ था। और शायद एक बहुत यानी दिल दहला देने वाला हुमैरा असगर वाला मामला हुआ था कि कई माह उनकी डेड बॉडी वहाँ पर रही। अब ये आयरनी है ना कि अब देखिए साथ वाले जो थे, उस चीज़ ने हमें इसलिए भी हिला के रख दिया क्योंकि हमारे इर्द गिर्द ऐसी स्टोरीज हैं जो लोग कट ऑफ हो जाते हैं यार इस बात पे कि जी इंट्रोवर्ट है वो, जी आजकल ज़रा सुकून में मी टाइम गुजार रहे हैं। ये गलत है और मैं चाहूँगा आप इस पर ज़रूर बात करें कि मेंटल पीस आपका होना, दोस्तों से मिलना, डिस्कस करना, शेयरिंग करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता आपके दिल में इस वक्त क्या चल रहा है या आपकी परेशानी क्या चल रही है, मेरे दिल में क्या है या सामने वाले बंदे की क्या। लेकिन जब आपकी वो दोस्ती यारी शेयरिंग वगैरह होती है, आप बैठते हो, बहुत सी चीज़ें आप कैथारसिस हो जाता है। हमारे यहाँ कैथारसिस नहीं होता। और हम लोग ना इस चीज़ को थोड़ा सा गलत भी समझते हैं कि अगर हमने किसी दूसरे के सामने कह दिया कि यार मैं परेशान हूँ या मैं अच्छा फील नहीं कर रहा या मेरे साथ कुछ हुआ है, तो वो पता नहीं वो क्या जज करेगा, क्या समझेगा। और हमारे यहाँ थोड़ा सा लोग करते भी हैं। जैसे मैं भी आपसे जिक्र कर रही थी कि मैं एग्ज़ाम्स दे रही थी एक टाइम से, मेरी रूटीन इतनी ज़्यादा टफ हुई थी कि मैं लास्ट वीक बैठ के सोच रही थी कि मैं ज़िंदगी में क्या कर रही हूँ। अगर मैं सोचूंगी मैंने बाहर जाना है तो मैं अकेले कैसे जाऊँगी, दोस्त बहुत कम है। तो आपकी ज़िंदगी में दोस्त होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही समटाइम ये होता है कि आप बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं लाइफ में। आप यकीनन आप और फिर ये वाली एक और बात, लोग जज करते हैं आपको फॉलोअर्स से, आपके व्यूज से। यार इसके तो मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं, इसके तो बड़े दोस्त होंगे, हाँ। बड़ा इसका सर्कल होता होगा। अच्छा, ऐसा नहीं है। मेरे साथ लोग, आप लोग भी, यानी जिस तरह आजकल यूट्यूबर, व्लॉगर्स, वो हैं तो इंसान ना, व्यूज एक अलग गेम। अच्छा, मैं एक बात मैंने पहले भी एक शो में की थी, जियो के एक शो में की थी कि ये जो सोशल मीडिया की लाइफ है ना वो बड़ी डिफरेंट लाइफ है। मैं कभी बहुत परेशान हुई, मेरी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, कोई ऐसी चीज़ हुई है, मैं कभी भी सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करूँगी। तो बहुत सारे वो लोग जो ये चीज़ देख रहे थे, यार अच्छा इसके पास तो ये गाड़ी है, इसने तो ये पहना हुआ है, यार इसकी लाइफ तो सेट है। ऐसे नहीं होता। तो दूसरों को देखकर आपकी जो अपनी अच्छी लाइफ चल रही है ना उसे एक तो ख़राब ना करें, और दूसरा इस चीज़ के अंदर मत आए कि यार उसके पास ये है तो मुझे भी ये चाहिए। सबको सब कुछ नहीं मिलता। बहुत सारी चीज़ें आपको लग रहा होगा कि यार इसके पास ये है, काश मेरे पास ये हो सकता है मेरे पास वो चीज़ हो जो, लेकिन अल्लाह ने आपको ब्लेसिंग किस तरह से क्या क्या दिया होगा आपको वो नहीं पता। एग्जैक्टली। एंड जो चीज़ आपके पास है आप उसमें खुश रहना सीखें। मैंने ना एक बड़ी प्यारी चीज़ पढ़ी थी सोशल मीडिया पे, ऐसी मैं किसी बात पे डाउन थी तो मैंने वो पढ़ा, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि मज़ीद की तलब से पहले मौजूद का शुक्र लाजमी है। तो मुझे इतनी प्यारी चीज़ लगी कि मतलब कितनी प्यारी बात है कि जो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है आप उसका शुक्र अदा करें, अल्लाह पाक आपको और देगा। लेकिन हम गलती ये करते हैं कि हमारे पास जो चीज़ होती है हम उसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हम मज़ीद की तलब करते हैं कि यार ये मिल जाए तो
ख्वाहिशात का कोई जो है ना वो एंड नहीं और है। हम दूसरों को देखते रहेंगे कि इसके पास ये है। मुझे अक्सर मैं ये बात भी करता हूँ और हम देखते भी हैं कि ब्लेसिंग्स जो है ना उनको गिनना शुरू करें, और उसकी पहली ब्लेसिंग आपकी ये है कि आप सांस ले रहे हैं, आप सेहतमंद हैं। बिल्कुल। इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं है। आपके पास करोड़ों रुपए हो, अरबों रुपए और हो, खुश रहना लेकिन आपके सीखें। पास सेहत नहीं होगी ना, आप कुछ भी नहीं। तो हाँ। इसलिए ब्लेसिंग्स हम गिनने पे आए तो हमें फिर पता चलता है हमारे पास बहुत कुछ है जो शायद बहुत से लोग हमारे इर्द गिर्द स्ट्रगल करें। और आप ना अपनी पिछली लाइफ देखें कि जहाँ से आपने स्ट्रगल स्टार्ट की है, कि Journey. आपको किस किस जगह पर अल्लाह पाक ने कैसे कैसे नवाजा है। तो मेरे ख्याल से छोटी छोटी चीज़ों पर खुश रहना सीखेंगे ना तो एडिशन होता रहता है, ऐड ऑन होती रहती हैं चीज़ें। लेकिन अगर आप ना खुश हैं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, आप जब कराची में, अभी भी वैसे आप रह रही हैं, लेकिन आप एक अपार्टमेंट में रहती थी, वो बड़ा हॉन्टेड सा था और बड़े पैरानॉर्मल एक्टिविटीज थी वहाँ पे, क्या था ये वाकई हकीकत है या सिर्फ आपने बातें बनाई? नहीं नहीं, अच्छा ये वाकई हकीकत है। 2-3 लोग हैं मीडिया के जो मतलब आपको ये चीज़ बता सकते हैं। उसमें हुआ ये कि जब मैं स्टार्ट में आई तो बाबा साथ आए, हमने एक अपार्टमेंट देखा और सारा सेटल करके गए वो मुझे प्रॉपर हर चीज़ के मुझे बाद में इशू ना हो। अब उन लोगों ने ना बताया नहीं था, उन्होंने हमसे एडवांस भी ज़्यादा लिया, रेंट भी ज़्यादा लिया कि हमारे यहाँ पर पहले बच्चे थे, बड़ी चीज़ें तोड़ कर गए हैं। तो वो बड़ी अच्छी सी बिल्डिंग थी, फैमिली बिल्डिंग थी। अब हुआ ये कि पहले तो 2-3 दिन जो ड्राइंग रूम था मैं वहाँ रही क्योंकि बेड सेट नहीं आया हुआ था। जब वो आया तो होता ये था कि जैसे फॉर एग्जांपल ये डोर है, ये लॉक कर दिया मैंने और मैं सो रही हूँ। ये मेरी आदत है कि मैं ना फ़ोन पे मतलब यूट्यूब ऑन करके मैं देखती रहती हूँ। अब मैं देख रही हूँ एकदम से ना दैट ची वाली आवाज़ नहीं होती, उसके साथ दरवाज़ा खुला है। अब मैं हल्का सा वहाँ पे देखती थी और अब मेरे पास और तो कुछ था नहीं करने को ना। आप चीख कब मारेंगे कि कोई आए आपको। कंफर्टर ना मैं यूँ करके सो जाती थी या तो कुर्सी पढ़ना शुरू कर देती थी। खैर पहले मुझे लगता था कि शायद मैं अकेली हूँ तो मुझे ये चीज़ फील होती है। फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई कि जैसे ये फ़ोन है, कॉल पिक की है, मैंने फ़ोन साइड पे रखा है। उसके बाद मैं उठी हूँ फ़ोन को देखने के लिए, फ़ोन नहीं है। पूरे अपार्टमेंट में मैंने देख लिया है और जब मैं थक के आकर बैठी हूँ तो सामने पड़ा हुआ है। फिर पैसों के साथ बहुत दफ़ा ऐसे होता था। फिर अच्छा उसके बाद मैंने जो मेन चीज़ नोटिस की वो ये थी कि मगरिब के बाद जब मैं निकलती थी ना या ड्राइंग रूम में बैठी थी या कुछ खाने के लिए मतलब जाती थी किचन में, तब ये चीज़ें ना थोड़ा सा मुझे ज़्यादा फील होती थी। तो मैंने फिर उसमें भी आसानी की उनके लिए कि भाई मैंने भी रहना है, तुम लोगों ने भी रहना है। 7 बजे से पहले ना मैं आकर मतलब अपना खाना शाना ले आती थी, नहीं निकलती थी। फिर एक मेरी मीडियम फ्रेंड थी मैमूना, एकदम मुझे बहुत डर लगा। एक नूर है, वो भी मतलब यहीं पे है, जियो के लिए काफ़ी काम किया नूर ने। तो मैं ऐसे कॉल करती है, नूर मुझे लगता है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, तुम आ सकती हो? नहीं मैं तो अपने घर में बिज़ी हूँ, मैं कल आती हूँ। तो कल का क्या फ़ायदा, मसला तो अब है। वो ये हुआ कि मैं ऐसे ही लेटी हुई हूँ। अब दरवाज़ा खुलना बहुत नॉर्मल, मतलब वो आप ना सिर्फ एकदम से यूँ चौंक जाते थे कि अच्छा खुला है। मुझे ना यहाँ पास जैसे पायल की आवाज़ होती है ना, मैंने कंफर्टर की है, मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी है, मैंने कहा अल्लाह जी आज बचा लें, ये अपार्टमेंट में छोड़ जाऊँगी बस। खैर आयतुल कुर्सी पढ़ते पढ़ते जब आवाज़ गई है, मैं दुआ की है कि साइड टेबल पर ही कीज़ हों, ये ना वहाँ से गायब हों। कीज़ उठाई है मैं नीचे, आपको याद होगा चाय शेक होता था कॉफ़ी बीन के सामने, वहाँ जाकर बैठी हूँ। 2 बजे तक मैं वहाँ बैठी रही हूँ चुप करके, बिल्कुल खामोश। अच्छा फिर अब 2 बजे बंद हो रहा था, अब मुझे उठ के वापस जाना था। मैं सोचूँ मैं क्या करूँ, आई हूँ सीढ़ियों में बैठी हूँ, अज़ानें जैसे ही स्टार्ट हुई ना मैं अंदर गई हूँ। तो नेक्स्ट शो के लिए जाना था, शूट से आई हूँ और दरवाज़ा खोलने लगी और मुझे सबसे पहले ये था कि अल्लाह जी बस कुछ मुझे मतलब ऐसा मिले नहीं। अच्छा होता ये था, मेन से मैं सब कुछ बंद करके गई हूँ, बाहर लॉक लगा है। जैसे ही अंदर एंटर हुई हूँ, 1 टन का एसी जो आपके बेडरूम में लगा है वो पूरे अपार्टमेंट को नहीं ठंडा कर सकता। जैसे अंदर गई एकदम से जैसे झोंका सा आता है हवा का। तो खैर मैंने वो वैसे ही बंद किया, मैं चली गई उधर। उन्होंने कहा क्या हुआ है, अली भाई ने मेरे बिल्कुल रंग उड़े हुए, मैं बिल्कुल चुप। कहते हैं क्या हुआ, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं तुम्हारे साथ कुछ तो हुआ है, कोई मसला है, तुम बिल्कुल चुप हो। मैंने कहा मेरे साथ ना लास्ट कुछ टाइम से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उन्हें खैर उनके पास नक्शे नादे अली पड़ा हुआ था, उन्होंने मुझे वो दिया, उन्होंने कहा तुम पहनो और तुम जो है ना जगह को छोड़ो, वो जगह ठीक नहीं है। फिर खैर मैंने वहाँ से पास मस्जिद से बच्चों वगैरह को बुलाया, उन्होंने पढ़ा। फिर मेरी ऑनर से बात हुई, ऑनर से जब बात हो रही है ना तो वो कह रही है अच्छा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो वहाँ पर मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि इन्होंने एक दफ़ा भी मुझे ये नहीं कहा कि तुम अकेली रहती हो तो इस वजह से हुआ होगा, ये ऐसा हो नहीं सकता। मुझसे पूछ रही हैं कि फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। फिर उन्होंने कहा देखो छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं।
तो मैं अगर खुदा ना खास्ता अगर मतलब मेरे से कोई बड़ी चीज़ हो जाती तो इन्होंने कहना था कि लेकिन तो ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर आप अकेले रह रहे हो तो But आपका एक थॉट प्रोसेस ज़्यादा चल रहा होता है। नहीं, लेकिन वो चीज़ अच्छा, अब इसमें मज़े की चीज़ क्या है, किसी और ने भी आपके साथ ये नोट किया या आपकी? जब ये चीज़ हुई तो मुझे ना अचानक से एक लाहौर से एक मेरी फ्रेंड की कॉल आई कि यार मैं अपार्टमेंट ढूंढ रही हूँ। मैंने कहा तुम मेरे साथ आ जाओ। अब मेरे माइंड में ये था कि अभी आई हूँ, बाबा अपार्टमेंट सेट करके गए हैं, अगर मैंने कहा कि ये मसला है, उन्होंने कहना बेटा वापस आ जाए, काम कैसे करूँगी? तो फिर मैंने कहा यार ये तो घर वाला काम तो थोड़ा सा बैड सीन हो जाएगा, मैं मीरब को बुला लेती हूँ। मीरब को बुलाया। अब वो ये करती थी, वो नमाज जाके पढ़ती थी ड्राइंग रूम में जाके, ठीक है, घूमती फिरती रहती थी। शी वाज मैरिड, तो हस्बैंड से बात कर रही है तो किचन में जा रही है, चाय बना रही है, आ रही है, ये वो। उसने मुझे 3-4 दफ़ा बोला, उसने कहा यार मैं ना पता नहीं सॉक्स जो है वो करी थी, वॉश करी थी, वो कह रही मेरा हाथ ऊपर नहीं हो रहा था, जैसे एक जगह फ्रीज़ हो जाता है। फिर वो नमाज़ पढ़ी है, एक दिन उसने चीखें मारी। मैं कहा क्या हुआ? कहती है कि जैसे ना जैसे कोई बर्ड चल के जाता है इस तरह से ना। तो मैं कह रही हूँ नहीं तुम बहुत वहम करती हो। खैर फिर मैंने उसे डिस्कस किया, मैंने कहा मुझे भी चीज़ें लगती थी बट मुझे लगता था शायद मैं अकेली हूँ। तो फिर तुम आई तो मैंने कहा यार, उसने कहा तुम तो यहाँ पे फंसी थी, तुमने मुझे भी साथ फंसाया। फिर खैर हमने वो अपार्टमेंट छोड़ दिया और वो अपार्टमेंट मुझे, मैं ये सुनना चाह रहा था कि कब आप कहें कि इस तरह की। लेकिन उसके बाद मैंने आई थिंक 2 अपार्टमेंट्स में गई थी, बट मैंने पहले चेक किया था। मुझे पहले आइडिया नहीं था कि कोई है तो अपने होने का सबूत। नहीं अपने आसपास के लोगों से आप पूछते हो, क्योंकि यहाँ पे डीएचए क्लिफ्टन में थोड़ा सा ये इशू है। और बाद में मुझे पता चला कि लोग कहीं भी शिफ्ट होते हैं तो उससे पहले वो चेक करते हैं। और एक गलती, क्या चेक करने का क्या क्राइटेरिया? मतलब आसपास के लोगों से पूछ लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि मतलब यहाँ पे पहले क्या इशू था, जो पहले लोग यहाँ से गए हैं वो किस वजह से गए हैं। ज़ॉम्बीज़ तो नहीं रहते थे इससे पहले? तो फिर जब आपने छोड़ा, फिर आप जो नई जगह शिफ्ट हुई वहाँ तो अल्लाह का शुक्र है वहाँ कुछ भी नहीं था। बट हाँ, वहाँ पर एक थोड़ा सा दुख ये भी था कि इन्वेस्टमेंट बहुत थी। प्रॉपर बाबा सेट करवा कर गए थे कि ये था कि यार यहीं पर रहना है, और जगह भी बहुत अच्छी थी, लोकेशन बहुत अच्छी थी आपकी कॉफ़ी बीन के साथ। तो हाँ ठीक है, हो जाता है। बट जो मुझे जिस चीज़ ने थोड़ा सा, और इस दौरान आप ड्रामा इंडस्ट्री में ज़्यादा वर्किंग, उसमें होता ये था, आई गेस अब मेरी गुड़िया और बला ये वाले ड्रामे कर रहे थे उस वक्त। आपने कहीं पे एक दिन बल्कि जब हम सारा कुछ पैक कर रहे थे जाने से पहले, तो एक वॉलेट था एंड मीरा वाज लाइक कि मुझे दे दो। तो मैंने कहा ले लो। उसने खोला एंड अंदर 60,000 थे, खाली नहीं 60। और मैं सोची, मैंने कहा यार ये पता नहीं मैंने कब विड्रॉ करवाए होंगे, रेंट देने के लिए किया होगा। उन्होंने पे बैक कर दिया कि भाई हमने जो तंग किया जा रही है उसके 60,000। उन्होंने कहा आप जा रही हैं, अल्लाह हाफिज जाए। बट आपको नुकसान ज़रूर होता है इन चीज़ों का। ये चीज़ें वो चीज़ें मुझे तंग नहीं करती थी, मतलब थोड़ा ना एहसास दिलाती हैं अपनी मौजूद। लोग कहते हैं कि हमने उन्हें देखा है, हमने आवाज़ सुनी है, मैंने आवाज़ नहीं सुनी थी कभी, मैंने कभी देखा नहीं था, लेकिन आपको एक मौजूदगी का एहसास होता है कि ना कोई है। देखिए ये इस सब में ऑब्वियसली मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन इसमें एक ही चीज़ है और वो है अल्लाह पे यकीन कामिल। और आप बस अल्लाह से डरें, खौफ खुदा होना चाहिए, और उसके बाद हाँ ये वाली चीज़ें ऑब्वियसली एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन आपका अपना फोकस सही होना चाहिए। मैंने अपनी अम्मा को कॉल की, अच्छा सबसे पहले सबसे जो फर्स्ट इंसिडेंट था वो ये था कि मैं अम्मा से बात कर रही हूँ और एकदम ना आवाज़ आ रही है जैसे ज़ोर से खिड़कियाँ दरवाजे बंद हो रहे हैं। शी वाज लाइक कौन है तुम्हारे साथ अपार्टमेंट में? मैंने कहा कोई भी नहीं है। तुमने नमाज़ें पढ़ना छोड़ दी होंगी इस वजह। मैंने कहा आप एक सेकंड, मैं कॉल बंद कर रही हूँ, सदका दो। मैंने कहा 1 सेकंड रुकें, क्योंकि मुझे भी उस चीज़ को ना मतलब अंडरस्टैंड करने में टाइम लग रहा था कि हो क्या रहा है। और आपने ये हमारा आपने ये प्रूव किया कि आप बड़ी एक बहादुर लड़की हैं। जिस तरह ये वाला मामला हो या आप इधर भी आ जाते ना एविएशन वाली साइड पे, कि यानी एज पायलट हम आज भी जब ट्रैवल करते हैं, जहाज़ में बैठते हैं, तो हम हाथ पाँव टेक ऑफ के वक्त भी, लैंडिंग के वक्त भी आला बस हो जाए। और आप वो वाला करेज कैसे पैदा हुआ? क्योंकि आपको तो हाइट फोबिया भी था जब आपने रियलाइज किया पहले। मुझे लगता था, क्योंकि जैसे आप कभी भी जाते हैं, मतलब बिल्डिंग, किसी भी बिल्डिंग के आप हैं और आप नीचे देखते हैं तो आपको लगता है कि यार थोड़ा सा डर है। जब फर्स्ट टाइम मैंने फ़्लाई किया तो मेरे इंस्ट्रक्टर ने कहा कि तुम लैंड कर लोगी, तुम चीज़ें देखो। ऑब्वियसली पहले आई थिंक आपको 3-4 घंटे तक तो आपको चीज़ों का इतना आइडिया ही नहीं होता। आपको कंट्रोल बता रहे होते हैं, आपको चीज़ें बता रहे होते हैं, आपको कुछ पता नहीं चल रहा होता कि आप चल क्या रहा है ज़िंदगी में। आपके साथ इंस्ट्रक्टर बैठा, वो सिर्फ आपको जो जो चीज़ गाइड कर रहा है, बता रहा है, आपको वो हो रहा होता है। तो मुझे लगता था कि यार मैं पता नहीं लैंडिंग के लिए आएगा तो मैं क्या होगा, कैसे करूँगी। बट अल्लाह का शुक्र है उसके बाद मैंने सोलो फ्लाई भी किया, सब कुछ किया। तो मुझे समहाउ ये लगता है कि व्हेन यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग ना, जहाज चलाना मुश्किल है या गाड़ी चलाना मुश्किल? गाड़ी।
अच्छा। और ख़ासतौर पे अगर ख़वातीन ड्राइव करी हूँ आसपास, बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे लोग इंडिकेटर नहीं देते हैं, जाना उन्होंने राइट पे, मतलब मिडिल लेन में घूम रहे होंगे, पीछे से हॉर्न पे हॉर्न दे रहे होंगे और पता नहीं क्या क्या कर रहे होंगे। वाह, यानी जहाज चलाना आसान है, वहाँ पे आसमान पे आप ही अकेले हैं। लेकिन जब जहाज चलाते हैं तो एक वो कोई खौफ फील हुआ कभी कि यार मेरे साथ 10-15, अभी तो आपने फ्लाइट उस तरह नहीं चलाई लेकिन हाँ, मतलब ये कि आपके साथ इंस्ट्रक्टर्स और स्टूडेंट पायलट्स होते हैं तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब आपके अंदर ना एक वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो चीज़ होती है कि आपने मतलब अपनी सारा अपना काम शाम पूरा करना है। अच्छा, हम जिस तरह बात करें, आपने कहा कि खौफ आपका नहीं था उस तरह, हाइट फोबिया था लेकिन उस तरह आपका खौफ नहीं रहा। फिर आप जब एविएशन इंडस्ट्री में आई, आपको वो वाला वेलकम मिला या वो, क्योंकि एक वो होता है ना कि प्रोफेशनल कॉर्पोरेट एक फील ही एविएशन वालों की, पायलट आ रहे हैं जी, एयर होस्टेसेस आ रही हैं, इनका एक अपना एक और है, और ड्रामा इंडस्ट्री छोड़ना, तो ये लोग डिफरेंट लगे, ये फील्ड डिफरेंट लगी आपको? अच्छा, जब मैंने फ्लाइंग स्कूल ज्वाइन किया था, लाइक जब एविएशन ज्वाइन की थी, तो एक्सेप्टेंस नहीं थी, जो समहाउ मुझे लगता है अभी भी नहीं है। अच्छा। क्योंकि लोगों को ये लगता था कि यार ये तो टीवी से आ रही है, एक तो नहीं लगता था कि बहुत बस यही होगी, आएगी पिक्चर्स लेगी, वीडियोस बनाएगी और चली जाएगी, ये कोई पढ़ने लिखने वाली बच्ची नहीं लग रही हमें। खैर, अल्लाह का बहुत शुक्र है, मेरे बैच में वी वर 30, जिनमें से सिर्फ मेरा लाइसेंस आया है, और वो भी जनवरी 24 में। एंड उसके बाद फिर जैसे मैंने ATPL के एग्जाम्स दिए, एयरलाइन। तो वो लोग कौन थे जो ये सोच रहे थे कि आप नहीं कर पाओगे? ये आसपास के लोग, आपके जो फ्लाइंग स्कूल के इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो सीनियर्स हैं, एंड सेकेंडली फिर समहाउ मीडिया में भी, क्योंकि एक तो उस टाइम कोविड वाला भी थोड़ा सा था, तो मेरा ये था प्लान कि जब मेरा लाइसेंस आ जाएगा तब मैं उस चीज़ को सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करूँगी कि हाँ आई गॉट दिस, बिकॉज मुझे लगता है कि जब आप कोई चीज़ कर रहे होते हैं ना, जब आप 100% कर लें तब, बट फिर पाकिस्तान में वो चीज़ आई कि फेक लाइसेंस और ये वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ आ गई, तो फिर मैंने बता दिया कि आपका हाँ, तो अपना ही है ना लाइसेंस? मेरा अपना ही है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो यंगस्टर्स, वो लड़के, वो लड़कियां, अच्छा। जो, और आपके बारे में तो ये भी मैंने बहुत सुना है कि आपसे बड़े इंस्पायर होकर लोग आपसे मिलते हैं, कहते हैं कि हमने भी पायलट बनना है और हमारे बच्चे भी पायलट बनना चाहते हैं आपकी रील्स देख के। तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो इस फील्ड में पायलट बनना चाहते हैं, उन्होंने कितने एग्जाम्स पास करने हैं, क्या ट्रेनिंग प्रोसीजर होगा? एक तो मैं ये बात करूंगी कि अगर आप सिर्फ यूनिफॉर्म देख कर आ रहे हैं और अगर आप ये चीज़ देख कर आ रहे हैं कि जी मैं जाऊंगा और जाते कॉकपिट में बैठ जाऊंगा, तो प्लीज़ मत आएँ, बहुत मेहनत करनी है। ज़्यादातर जो लोग आते हैं उनका मतलब बैकग्राउंड जो है वो साइंस का बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, मेरा आर्ट्स का था। आई एम समवन जिसे मैथ्स नहीं आता था, बट आई वॉज पैशनेट अबाउट इट। तो आप मतलब अगर मुझसे फ़्लाइट प्लानिंग पढ़ सकते हैं, आप मुझसे जनरल नेव पढ़ सकते हैं, मास एंड बैलेंस पढ़ सकते हैं, ये सारे वो एग्जाम हैं जो मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किए हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एंड मैं ऑनेस्ट होकर बात करूंगी कि आई वॉज समवन जो 75 से 80% लेता था, मेरे बहन भाई 90s में लेते थे। मेरे पेरेंट्स को, जब मैंने ये ज्वाइन किया तो मेरे पेरेंट्स को लगता था कि ये इतना पढ़ नहीं पाएगी या इतनी मेहनत नहीं कर पाएगी, तो मुझे कहते थे कि छोड़ो, क्या करना है तुमने, कुछ और कर लो। बट मैंने इस चीज़ को प्रूव किया कि नहीं, मतलब मैं कर सकती हूँ और मैंने किया है। CPL के लिए आपको 13 एग्जाम्स जो हैं वो क्लियर करने होते हैं, नोट कर लें। फॉर ATPL 14 है। बट उससे पहले ये होता है कि आप जाते हैं किसी भी फ्लाइंग स्कूल में, आप जाके अपने आप को रजिस्टर करते हैं, नंबर ऑफ आपके टेस्ट होते हैं, जो आपका मेडिकल होता है, बेसिकली आपका मेडिकल होता है, आपकी सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, फिर आप जाकर एडमिशन लेते हैं, एंड फिर आपकी ग्राउंड क्लासेस होती हैं, फिर उसके बाद आपकी एक छोटी सी असेसमेंट होती है जो आप क्लियर करते हैं। मीनवाइल आपका स्टूडेंट पायलट लाइसेंस जो है उसका प्रोसीजर चल रहा होता है, लर्नर वाला। यस। फिर आपको जब वो आ जाता है तो फिर आपकी फ्लाइंग स्टार्ट होती है, ठीक है। फिर उसमें कुछ आवर्स हैं जो आपको सोलो फ्लाई करने होते हैं, कुछ है जो मतलब आपकी डिफरेंट एक्सरसाइजेज। अच्छा, एक और भी मिसकंसेप्शन ये है कि बस पायलट है वो जाता है कॉकपिट में बैठता है, चले जी फ्लाई कर लिया और आ गया। ये स्टेट लेवल फ्लाइंग नहीं होती। ये मैंने सुना है कि ज्यादा काम नहीं होता, उन्होंने सिर्फ टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त होता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस बात हर वक्त ऐसे हो रहा होता है। नहीं, आप मुझे एक बात बताएं, सॉरी, आप मैं मशीन नहीं हाँ। आई नो। अच्छा, मुझे बताएं मशीन पर कितना रिलाई कर सकते हैं? हवा में तो बिल्कुल भी नहीं। इमरजेंसीज में आपका ये चलता है और आपकी स्किल होती है। इमरजेंसी में सिर्फ मशीन आपका ऑपरेट तो आपने खुद करना है ना। और हम जितना भी फ्लाई करते हैं, जैसे मैंने फ्लाई किया, उसमें आपको डिफरेंट इमरजेंसीज वो जो है वो प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं, क्योंकि इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर आपका ये नहीं चल रहा तो फिर यू नो वेयर। अच्छा, जिस तरह हम लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, गाड़ी में बैठे हैं, तो हम बैठते हुए म्यूज़िक लगा लिया हल्का फुल्का,
तो इसमें भी ये वाला होता है कि आप म्यूजिक लगा, सोलो फ्लाइट म्यूजिक लगा हुआ है और आप अपना रील भी बन रही है, साथ साथ वीडियो भी बन रही है। अच्छा नहीं रील, अच्छा मेरी इस चीज़ पर लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था कि तो कॉकपिट में से रील बनाती है। इसमें होता ये था कि हम जब मिशन फ्लाई करके आते थे, उसके बाद कंट्रोल्स जो हैं वो मेरे इंस्ट्रक्टर के पास होते थे। मैं उनसे परमिशन लेती थी कि सर मुझे बस 1 मिनट दें, तो मैंने जो रील बनानी होती थी वो बना के मैं फ़ोन साइड पे रखती थी और दोबारा कंट्रोल ले लेती थी। वाह, यानी आपने अपना काम भी साथ रखा है। अच्छा, मैं ये भी ज़रूर जानना चाहता हूँ कि ड्रामा इंडस्ट्री में सुना है ऑब्वियसली ड्रामों के बहुत बजट होते हैं, बहुत पैसे होते हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? पहला सवाल। और दूसरा कि ड्रामा इंडस्ट्री के और एविएशन इंडस्ट्री के, यानी एज पायलट पैसों का कितना डिफरेंस? अच्छा, जो आपने पहले बात की वो बात बिल्कुल ठीक है, बट वो डिपेंड करता है कि आप किन के साथ काम कर रहे हैं, कौन सा चैनल है, कौन सा प्रोडक्शन हाउस है जो आपको टाइमली पेमेंट कर रहा है। फिर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो लोग भी सुनते हैं, मतलब अक्सर आता भी रहता है कि वो आपको पेमेंट या तो करते ही नहीं है या वो तब करते हैं जब आपको लगता है बस क़यामत से 2 दिन पहले वो आपको पेमेंट करेंगे। अच्छा, दूसरी जो बात है एविएशन और ड्रामा इंडस्ट्री के, जो हम कंपैरिजन की बात करें, अच्छा ड्रामा का ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर टीवी पे काम कर रही हूँ, मुझे वहाँ से तो पैसे आ रहे हैं, बट मेरी उस अपीयरेंस की वजह से मुझे बहुत सारी सोशल मीडिया कैंपेन्स भी मिल रही होंगी जहाँ से हाँ मैं अच्छे पैसे बना रही होंगी। बहुत सारी वैसे DVCs मेरे होंगे, TVCs मेरे होंगे जहाँ से यू मेक गुड मनी। अगर हम एविएशन की बात करते हैं तो एविएशन में आप बहुत इन्वेस्ट भी करना पड़ता है। पाकिस्तान में इस टाइम अगर आप लाइसेंस लेने जाएं तो आई थिंक आपका 1.25 से 1.5 के बीच में आपको लाइसेंस मिलेगा, क्योंकि आपको जो 1.25 से 1.5 करोड़, यस, क्योंकि आपके एग्जाम्स जो हैं यू नीड टू पे इन पाउंड्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ATPL का एक पेपर दे रही हूँ तो आपका एक पेपर 40,000 का, सेम गोज़ विद CPL। तो आप सोचें 13 पेपर आपने किसी एक में आपकी एक अटैम्प्ट आ जाती है, बिकॉज जो एग्ज़ाम्स हम लोग देते हैं इसमें ये होता है कि हमारी मिनिमम जो पासिंग है वो है 70, आपको 69 भी है तो आपको दोबारा अटैम्प्ट करना पड़ेगा। फिर आपके जो फ्लाइंग आवर्स हैं उस पर आपको अच्छा खासा इन्वेस्ट करना है। आपकी जो ग्राउंड क्लासेस हैं वो अभी मेरी एक फ्रेंड है उसने भी चेक किया तो वो आई थिंक इट्स $1 million, यू नीड टू पे $1 million फॉर दैट। हाँ, तो फिर वो छोटी छोटी चीज़ें जाकर वो काफ़ी बन जाती हैं। तो यहाँ पर हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं जहाँ पे हम पायलट बनना सीख सकते हैं, तो उनकी फीस भी बहुत ज़्यादा होगी। वही बात कर रही हूँ ना कि पहले ग्राउंड क्लासेस का आप चार्ज करते हैं, आप पे करें ना, यहाँ वो हम सिर्फ एग्जाम्स का पे करते हैं पाउंड में। यहाँ के अलग है। अच्छा, यहाँ के अलग है। यहाँ पे आप जैसे ग्राउंड क्लास पहले आप मेडिकल करवाते हैं, मेडिकल का आपको यू नीड टू पे गुड अमाउंट। फिर उसके बाद आप जाते हैं ग्राउंड क्लासेस के लिए, फॉर एग्जांपल आप 1 million दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जब SPL आता है फिर आपने पर आवर पे करना है। अगर आप ये देखेंगे आप पे कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, मतलब मैंने जैसे 200 आवर्स फ्लाई किया है, ठीक है, अपने लाइसेंस को कंप्लीट करने के लिए, तो आप ये देखें कि अगर आपका 50-55,000 पर आवर है तो आपको वो भी करना है, ठीक है। फिर आपके बाकी 10 चीज़ें और चल रही हैं तो आपको मतलब मेडिकल में आपकी आईसाइट बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। तो क्या कहते हैं 6x6 ग्लासेस और विदाउट ग्लासेस 6x6, यानी ग्लासेस का कॉन्सेप्ट है? हाँ है, लोग मतलब ऑब्वियसली, यानी मैंने ये सुना है ना कि बिल्कुल अगर आपकी थोड़ी सी भी नज़र ख़राब है तो आप नहीं कर सकते। नहीं, वो इनका आई थिंक वो कुछ सर्टेन क्राइटेरिया होगा कि बस इससे ज़्यादा जो है वो आपकी नहीं वीक होनी चाहिए, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट ये कि विद और विदाउट ग्लासेस आपकी 6x6। आपने सारे एग्जाम पास कर लिए, अब आपकी पहली तनख्वाह क्या लगती है पायलट की? अच्छा, पाकिस्तान में 2 चीज़ें हैं। एक तो आजकल एक जो कॉन्सेप्ट आया हुआ है, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, वही बात मैं कर रही हूँ कि जैसे 1.5 करोड़ आपने दे दिया, लाइसेंस ले लिया, फिर अभी यहाँ पे कैडेट पायलट प्रोग्राम शुरू किए गए हैं डिफरेंट प्राइवेट एयरलाइंस की तरफ से। अब उसमें ये है कि जैसे हमारी एक प्राइवेट एयरलाइन है, मैं नाम नहीं लूँगी, उन्होंने 160 लिया है। अच्छा, उससे भी पहले ये नहीं कि आपने लाइसेंस लिया, आप पैसे देंगे और आप चले जाएंगे, आपकी प्रॉपर असेसमेंट होगी, जो कि बहुत सारे लोग, मैंने भी असेसमेंट दी थी और मेरा थोड़ा सा कुछ इशू था जिस वजह से आई कुडंट क्लियर इट, ठीक है। तो ये नहीं होता कि आप जाएंगे और आप क्लियर करके आ जाएंगे। देयर इज़ नो शेम, अगर आप एक दफ़ा नहीं कोई चीज़ कर सके आप दोबारा कर लेंगे। खैर, तो उसके बाद 160 पे किया एंड देन फिर उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, चीज़ें स्टार्ट हुई। फॉर सर्टेन टाइम आपको जो है वो एक अमाउंट देंगे, फॉर एग्जांपल आपका उन्होंने 150 के आपको पर मंथ दे रहे हैं, बट 700 आवर्स कंप्लीट करने के बाद आपको प्रॉपर एक फर्स्ट ऑफिसर वाली सैलरी मिलती है, जो कि पाकिस्तान में ये आपकी 800 के से स्टार्ट है। फिर ये कि जैसे यस, फिर उसके बाद आपके 1000 आवर्स के ऊपर आपकी 1.4 तक चली जाती है। फिर जैसे आप 14 लाख, यस, फिर 1500 या 1500 प्लस में जाते हैं तो 1.8 पे चली जाती है, 18 लाख।
ये महीनों के हिसाब से आपके बढ़ते रहेंगे नंबर ऑफ आवर्स पे। हाँ, नंबर ऑफ आवर्स। पर जैसे आप कैप्टन तो जबरदस्त है। फिर आप 1-1.5 करोड़, तो फिर 1-1.5 जल्दी करोड़ रिकवर हो जाएगा। 1-1.5 करोड़ के बाद फिर आप दूसरे भी, अगर जैसे कैडेट पायलट प्रोग्राम है तो आप उसके भी 1.5-2 करोड़ अलग रखें। बट ये पैसे किसी काम के नहीं है अगर आपकी नॉलेज ज़ीरो है, अगर आपकी स्किल ज़ीरो है, अगर आपको कुछ नहीं आता। बहुत सारे लोगों को जो ये लगता है ना, हम तो ऊपर से कॉल करा लेंगे, हम चले जाएंगे, 2 दिन में पता चल जाता है। और ऐसे यहाँ कॉल पाकिस्तान में, हाँ, अब वो चक्कर नहीं है, वो पुराने टाइम थे। अब मैं देखती हूँ बच्चे माशाल्लाह इतने अच्छे हैं, कुछ मुझसे छोटे, उनकी नॉलेज इतनी अच्छी है, वो फ्लाइंग में इतने अच्छे हैं। तो मेरा ख्याल है फिर वो अच्छी चीज़ ये है कि जिनके पास पैसे भी हैं और जिनके पास स्किल है और जो मेहनती हैं वो कर रहे हैं। अब वो चीज़ ख़त्म हो गई कि आपका नहीं, अब्बू कॉल करेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, हमारा खौफ ख़त्म होना कितना ज़रूरी है कि एक डर ख़त्म हो गया। हम हर वक्त हवा में, आसमान में, एक होता है ना, एक आम लेमैन तो हर वक्त डरता रहता है, बस जल्दी जल्दी लैंडिंग हो, जल्दी जल्दी हम घर पहुँचें। तो ये इसकी भी कोई प्रिपरेशन की या इस पे भी कोई काम किया, कोई एक्सरसाइज की कि यार देखा जाएगा? हाँ, ये देखा जाएगा वाला था। हाँ। एग्जैक्टली। और मुझे लगा कि किसी भी खुदा ना खास्ता ऐसी सूरत हाल में देख लेंगे, देखी जाएगी। नॉट दैट देखी जाएगी, बट मुझे लगता है कि जब मैंने स्टार्ट किया, आप बहुत सारी चीज़ों को, अक्सर ये होता है हम कुछ भी स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा, हमारे अंदर एक खौफ होता है कि पता नहीं हम कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आई हैड दिस फियर, बट वो नहीं था कि यार मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी, पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो वाली चीज़ नहीं थी। तो बस स्टार्ट किया, अल्लाह का शुक्र है। जब मैंने किया तो मैंने कहा यार ये तो मुझे लगता था कि शायद मैं ना कर पाऊँ, लेकिन ये चीज़ मैं कर पा रही हूँ। वही बात, वही पैशन, और फिर कुछ चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं जिसको हमें नहीं पता चलता कि कब क्या कैसे हमारी फेवर में हो जाता है। अच्छा, आपके इर्द गिर्द जो ऑब्वियसली एविएशन वाले हैं, सब आपके प्रोफेशनल्स आपके साथ, उनके इतने फॉलोअर्स हैं जितने आपके फॉलोअर्स हैं? और क्या इन फॉलोअर्स का, वही कहते हैं ना, जब आप रूम में एंटर होते हैं उसका इम्पैक्ट होता है कि यार इसके तो बड़े फॉलोअर्स हैं, या वो उल्टा पड़ जाते हैं कि यार ये तो बस नॉन सीरियस कर रही है काम? अच्छा, दो चीज़ें असल काम तो हम कर रहे हैं। अच्छा हाँ, दो चीज़। मुझे एक साहब का मैसेज आया कुछ टाइम पहले, वो एयरलाइन पायलट है, हम इतने अरसे से ये करें, आपके ये फॉलोअर्स क्यों, मेरे क्यों नहीं है? तो मैं उस पर आई वाज स्पीचलेस। मैंने ना जवाब ही नहीं दिया कि मैं क्या जवाब दूँ। अब बात ये है कि आप सिर्फ फॉलोअर्स देख रहे हैं, आप मेरी उससे पहले की स्ट्रगल नहीं देख रहे हैं कि ठीक है मैंने काम किया, चीज़ें हुई, लोग मुझे जानते थे। अब अगर वो इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं तो आप ये देखें कि वो आपकी फील्ड को अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है? उन्हें पता है कि यार अच्छा ठीक है, हमें इस बंदी से, और बहुत से लोगों के लिए एक ड्रीमी जगह है, ड्रीमी जॉब है यार ये। एग्जैक्टली। अच्छा, और मेरा ये है कि मैं कोई बहुत ख्वाब नहीं दिखाती, जो चीज़ होती है मैं एज इट इज़, जैसे अभी मैंने बात की कि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप मेहनत करेंगे तो मेरे जैसा बंदा जिसका आर्ट्स का बैकग्राउंड था, मतलब मुझे नहीं पता कि केमिस्ट्री में क्या होता है और क्या चीज़ें होती हैं, बट मैंने बैठ के मेहनत की उस चीज़ के लिए। और जब मैं करी, अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझे सीरियस नहीं लेते। हम एक जगह बैठे हुए थे एंड एयरफोर्स के कुछ सीनियर्स थे, तो उन्होंने वो चूँकि सोशल मीडिया और वो चीज़ें देखी हुई थी, तो वो बार बार कह रहे हैं और बताएं कैप्टन कैसे, ये वो। उन्होंने फिर मुझसे 2-3 क्वेश्चंस किए, तो मैंने कहा सर मैं आपको अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग आंसर कर सकती हूँ। और जब मैंने किया तो देवर लाइक कि नहीं, हमारा ना बिल्कुल कॉन्सेप्ट डिफरेंट था तुम्हें लेकर, हमें ये था कि बट नहीं यू आर गुड। तो और सेकेंडली ये कि हमारे यहाँ अप्रिशिएट नहीं किया जाता, हमारे यहाँ जो है ना वो तो बहुत ज़्यादा किया जाता है कि यार अच्छा इसके पास ये चीज़ है तो क्यों है, हम हालांकि आप साथ मिलकर चल सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये माइंडसेट हम सबका चेंज होना बहुत ज़रूरी है। किसी को अप्रिशिएट कर देना, हमें लगता है कि वो चौड़ा हो जाएगा, वो ये हो जाएगा, लेकिन ये एक दूसरे को हम स्ट्रेंथ दें तो मेरे ख्याल में, और हर किसी को हमें स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। हर कोई चाहता है कि उसको अप्रिशिएट किया जाए, और वाइस वर्सा आपको भी। आप जिस तरह यंगस्टर्स की बात कर रही हैं, जो नए बच्चे आ रहे हैं, आपकी एक अप्रिसिएशन वाली बात उनको इतना बकअप कर देगी। आपकी सोच है, आप नॉर्मल लाइफ में गुजरते हो, आप किसी को कहते हैं आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, कितना प्यारा कलर पहना है यार, आई रियली लाइक दिस, उससे आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन दूसरा बंदा कितना खुश हो जाएगा। एग्जैक्टली। कोई फनी इंसिडेंट हुए कभी, कोई ऐसा फ्लाई करते हुए या ट्रेनिंग के दौरान, या कोई ऐसी इंटरेक्शन किसी फैन के साथ या किसी रैंडम इंसान के साथ फ्लाई करते हुए? यस। अच्छा, फ्लाई करते हुए कुछ फनी तो नहीं हुआ। यानी आप अभी टेक ऑफ हुआ है, पता चला ये तो यार पेट्रोल ही नहीं। नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो तो ऑब्वियसली प्री फ्लाइट में हम सारी चीज़ें चेक करते हैं। बट हाँ, एक बार ये हुआ था कि टेक ऑफ रन के ऊपर हम थे और आगे बर्ड आकर बैठ गया था, तो वी हैड नो अदर वे, तो उसे हमने हिट कर दिया।
तो वो मेरे सर मुझे जो है ना, फिर जब हमने खैर वी लैंडेड बैक, तो मेरे जो इंस्ट्रक्टर हैं वो सारे टाइम ही कहते रहे कि तुमने इस मासूम परिंदे को मारा है, तुम्हें उसकी बद्दुआ लगेगी। देखो वो उसके घर वाले वेट कर रहे होंगे हमारा। मैं सर वो टेक ऑफ रन के ऊपर अब मैं क्या करती। अब वो आकर सेंटर लाइन में बैठ गया था। बड़ी सीरियस बात है, परिंदा बहुत टकरा serious बात जाना, है। अक्सर ये खबरें सामने आती हैं। लाहौर में बहुत ये चीज़ होती है। अच्छा, अक्सर एक चीज़ होती थी नाइट फ्लाइंग में, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने ये नोट की थी, और ये बहुत सीरियस इशू है कि लेज़र लाइट्स, आप जब कैंट पे फ्लाई कर रहे होते हैं तो वो लेज़र ग्रीन लाइट और ये वो, मैं कहती थी सर ये क्या है, मतलब ये तो बहुत, हम जैसे लोग जो हैं हमें पता है कि हम चूँकि सर्किट पे फ्लाई कर रहे हैं तो ये तो मतलब डिस्ट्रैक्शन है, तो वहाँ पे लोग इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं एंड आई डोंट नो उन्हें क्या मज़ा मिलता है इसमें। ये कुछ टाइम पहले एक चीज़ हुई थी, सब फ्रेंड बैठे हुए थे और उनमें कोई एक, जिसे कहते हैं ना फ्रेंड का फ्रेंड, कोई म्यूचुअल आया था बैठा, बात हो रही है, तो बात करते करते ना ही टोल्ड मी कि यू नो व्हाट, आई रियली लाइक योर डिम्पल। तो मैंने ना एकदम से फ़ोन उठाया, मैंने किया, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। उसके बाद ना उस बंदे के मुझे मैसेजेस आए तो मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। तो फ्रेंड की कॉल है, तूने ब्लॉक क्यों किया है? मैंने कहा मैंने इतने सालों में नोट नहीं किया कि आई हैव दिस डिम्पल। इस बंदे ने पहली मीटिंग में ये चीज़ नोट की है। आपने उसका दिल तोड़ दिया। आपको चाहिए था कि उससे कहते हैं अच्छा थैंक्स फॉर हाईलाइटिंग। मैंने कहा ये पहली मीटिंग में जिसने डिम्पल नोट कर लिया है तो ये तो बहुत खतरनाक है। बेटा आप किसी और आईडी से आओ, दोबारा मैसेज करो और कुछ और बेहतर अंदाज होता है। एक अच्छे इंसान की यकीनन आप भी तलाश में होंगी और आपको भी बहुत लोग अप्रोच करते होंगे, आपको भी बहुत लोग पसंद होंगे। एक वो कहते हैं ना जीवन साथी के लिए, आपने ताबिश भाई के शो में भी बात की थी, कैसा इंसान होना चाहिए, क्या खुसूसियात होनी चाहिए उसमें? मुझे लगता है कि एक तो मैं अब जो हालात चल रहे हैं या जिस तरह से मैं लोगों को देखती हूँ डेली बेसिस पर, लड़ाई झगड़े, डिवोर्स रेशियो बहुत बढ़ गया, तो मुझे बहुत डर लगता है। मुझे लगता है कि मुझे अपनी लाइफ में ऐसा इंसान चाहिए कि एक तो जिसमें थोड़ा सा सब्र हो, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हो, एंड इंसान का बच्चा हो। मतलब उसे दैट डजंट मीन कि मतलब हम इसे ना बड़े गलत वर्ड्स में ले जाते हैं कि इंसान का बच्चा क्या मतलब तुम हो ये वो। ऐसे इंसान हो जिसे खौफ खुदा हो, उसे पता हो कि यार अगर मैं इस इंसान के साथ कुछ गलत करूँगा ना, या अगर मैं कोई गलत चीज़ कर रहा हूँ छुप के भी, तो एटलीस्ट अल्लाह देख रहा है। दूसरे इंसान का ख्याल रखे, रिस्पेक्ट करे। रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ है। और ना आप हमेशा पैसों से चल सकते हैं। मुझे नहीं पता कि कितने पैसे जो हैं वो इनफ पैसे होते हैं, वो तो आप जितनी मर्जी ख्वाहिश कर लें। अगर मेरे पास शायद पूरा पाकिस्तान मेरे नाम हो जाए तो मैं कहूँगी कि यार यूएस भी हो जाए, यूएई भी हो जाए, तो ख्वाहिशात का तो कोई इख्तिताम है ही नहीं। लेकिन अगर आपके साथ कोई ऐसा इंसान है ना जो आपका ख्याल रखता है, जिसे आपका एहसास है, जिसे पता है कि ये इंसान कब दुखी है या क्या ऐसी बात है जो मैंने नहीं करनी, जो आपकी दूसरों के सामने भी रिस्पेक्ट रखता है और पर्सनल लेवल पर भी, ये नहीं कि सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए। क्योंकि मैं देखती हूँ बहुत सारे लोगों का ना, लोग कहते हैं यार बड़े आइडियल कपल हैं ये है, लेकिन घर में उनकी बहुत बुरी हालत होती है। और अदम बर्दाश्त, इस पर ज़रूर बात होनी चाहिए कि एक दूसरे को बर्दाश्त करना, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना। आपके डिफरेंसेस हैं, आप एक एज एन इंसान डिफरेंट इंसान हो, मैं एक डिफरेंट इंसान हूँ। एक दूसरे को जब बर्दाश्त करने का एक सिलसिला शुरू होता है तो एक बहुत बेहतर एक ज़िंदगी आप गुजार सकते हैं। सुनील वंश भाई के भी आपने प्रोग्राम में बात हुई थी, वॉक अराउंड किया था, तो उसमें भी कुछ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी आपसे? अच्छा, आपसे कोई फंबल हो गया था? हाँ, अच्छा, उसमें होता ही है कि और वो पकड़ा गया फंबल। हाँ, अच्छा, मेरी ना सुनील भाई जो है, सुनील भाई के साथ मेरी वो पहली मीटिंग थी। उससे पहले जब इन्होंने बुलाया, मैं ऑफिस गई, कराची में थी, 3-4 मंथ्स चीज़ नहीं हो सकी। फिर मुझे यह था कि मैं चूँकि वीडियोज़ वगैरह बहुत देखी थी, लेकिन आई वॉन्टेड टू नो कि वो एग्जैक्टली करना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत टेक्निकल चीज़ें होती हैं। हम इंसान हैं, हम जो मर्जी कर लें, कहीं ना कहीं हम गलती कर जाते हैं। तो उनके फादर की तबीयत जो है वो थोड़ी सी ख़राब थी, तो वो ही वॉजेंट अवेलेबल। खैर नेक्स्ट उनसे मुलाकात हुई। अब मुझे नहीं पता था कि सुनील भाई इतना तेज़ बोलते हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, तेज़ी से जवाब देते हैं। और आप वो आपसे पूछ रहे हैं ना कि पेन आप ये पेन क्यों पड़ा है, हाँ। आप ये बता रहे होंगे ना मैंने क्यों रखा है। वो उस टाइम में कोई 10 क्वेश्चन और पूछ रहे हैं और मैं यूँ देख रही थी सुनील भाई वो जवाब तो देने दें। अच्छा, उसमें हुआ ये था कि मैंने रडर प्रेस किया एंड मैंने दिखाया कि देखें दैट्स हाउ रडर मूव्स, और उसके ना विदिन 3 सेकेंड मैंने रडर को ब्रेक और ब्रेक को रडर बोल दिया। अब वही बात है कि हमारे यहाँ एप्रिसिएशन नहीं है, हम ना फ़ौरन दूसरे की गलती पकड़ते हैं। तो लोगों ने ये और बड़े बड़े पैराग्राफ्स, बट अल्लाह ताला जो है ना, इज़्ज़त देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। तो जो सब वो कैंपेन भी इन्होंने मेरे खिलाफ चलाई, सारा कुछ, बिकॉज दे थॉट कि शायद इसे ना ये। तो आप क्लैरिफाई कर देती, आप बता। अच्छा, मैंने किया था,
और जो जितने भी अक्लमंद लोग थे या जितने भी जो एक्सपीरियंस थे उन्हें पता था कि मिस्टेक हो जाती है, फंबल हो जाता है। हम तो मीडिया में ऑन एयर काफ़ी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, हम कुछ और बोल रहे होते हैं या गलत प्रोनाउंस गलत कर देते हैं, बोल देते। हाँ एग्जैक्टली। तो वो बट एक सर्टेन एक वो होती है ना चीज़ के, उस टाइम पर कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं यार अच्छा अब ये चीज़ पकड़ी गई, लेकिन चले आज भी आपने क्लैरिफाई कर दिया। यस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारा। आप आई और आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं, आप एक्टिंग में थी, बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन जो अब जिस फील्ड में आप हैं और जिससे आप पाकिस्तान का नाम मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में रोशन करेंगे। आप जैसी ख़वातीन, आपने बताया कि आपके वालिद पहले नाराज़ हुए थे लेकिन यकीनन आज वो प्राउड फील करते होंगे, आपकी बहुत फैमिली खुश हैं वो तो। अब मतलब वो पहले होता था मेरी बेटी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अब होते मेरी बेटी पायलट है, दूसरी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तीसरा आर्किटेक्ट। और आपकी आपने जिस तरह जिक्र भी किया कि आपसे लोग मिलते हैं, पेरेंट्स मिलते हैं कि हम अपने बच्चों को आपकी वजह से करेंगे, पायलट की फील्ड में लाएंगे, एविएशन की फील्ड में लाएंगे, तो मुझे लगता है कि आप एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है उन बच्चों के लिए, उन यंगस्टर्स के लिए जो आना चाहते हैं इस फील्ड में। और हमें भी, मुझे भी मिलके आपसे बहुत खुशी हुई। वैसे मैं आपको पुराना जानता हूँ, लेकिन ये वाला सिलसिला कि एज पायलट एक ख़ातून का आना और छा जाना, ये यकीनन जो ख़वातीन सुन रही हैं, जो लड़कियां अभी भी सोच रही हैं कि उनको क्या इस फील्ड में आना चाहिए, या वो हम जैसे यानी लोग डरते हैं फ्लाई करते हुए, या फ़्लाइट फोबिया बहुत से लोगों को होता है, लेकिन आप ऐसी इंस्पिरेशन है कि बहुत से लोग चाहेंगे कि वो एविएशन फील्ड में आए आपकी वजह से। बहुत शुक्रिया आपका। जियो पॉडकास्ट की एपिसोड आपने मुलाहिजा की और हमने अमारा चौधरी की स्टोरी जानने की कोशिश की, कैसे वो एक्टिंग से एविएशन इंडस्ट्री में आई और अब वो पायलट बन गई हैं, जहाज़ उड़ाती हैं और हम सबको इंस्पायर कर रही हैं। अगले जियो पॉडकास्ट की एपिसोड में किसी और सेलिब्रिटी, क्रिकेटर, एक्टर, म्यूजिशियन या किसी पायलट से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।